हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पिछले भाग में जा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में ही OMR शीट प्रोवाइड कराई थी, उसको समझ में आ गई होगी आपके बहुत अच्छे ढंग से। मैं समझता हूँ कोई चीज़ नहीं छूटी होगी, क्लियर हो गया होगा सब कुछ किस तरह से फिल करते हैं। और फिर दूसरा भाग हमने आपको 20 क्वेश्चन से दिए और 20 क्वेश्चन तैयार करवाए थे और वो सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा। और आज हम फिर 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, बस इतना ही बहुत है आपको तैयार करना, इसके बाद नहीं, ठीक है। बस साइंस कंप्लीट आपकी हो जाएगी फिर। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसा है। देखो पहला क्वेश्चन है, विस्थापन का मात्रक है। देखो भाई, विस्थापन की डेफिनेशन को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से जानते हो। क्या जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ भाई कम से कम दूरी हम कैसे नापेंगे? सीधी सी बात है, मीटर से नापेंगे भाई, ठीक है। तो इसका मात्रक मीटर होगा, जो यूनिट है इसकी वो क्या है, मीटर है। तो ये इसका आंसर सही होगा भाई। मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक, इसमें कोई नहीं। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये इसका आंसर है। तो आप इसको लेकर के OMR शीट में इसको काला कर देंगे। काला करने में किसी को समस्या तो नहीं आ रही भाई? ऐसा करते हैं, चलो आओ काला ही कर लेते हैं पहले, ठीक है। हम एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं और काला भी करते जाएंगे। बताओ सही है नहीं? चलो आओ कर लेते हैं, समस्या ही समाप्त कर लेते हैं। ये देखिए, उस दिन आपने सीट भरना सारे सीख ही गए थे, केवल ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट रह गया था। तो आज का जो क्वेश्चन था हमारा वो था विस्थापन का मात्रक क्या था। तो इस पर हमने ए पर टिक किया है। तो ए पर टिक किया है तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इस पर ही हम काला कर लेते हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन का देखो, ये 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ भरना नहीं सिखा रहा हूँ, सीधा सीधा इसी पर आ गए हम और इसको हम काला कर लेते हैं। पहले का पहला वाला हिस्सा है इसका भाई, तो इसको इस तरह से काला हम कर लेंगे। ओके, इस तरह से ये हमारा काला हो गया कंप्लीटली। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो अगला क्वेश्चन हमारा, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। चलिए अब यहीं पर करवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड पर नहीं करवाएंगे। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखो वेग परिवर्तन की दर को डेफिनेशन जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया ढंग से, उसको त्वरण कहते हैं, ठीक है। चाल नहीं है, विस्थापन नहीं है, बल नहीं है, इसका मतलब त्वरण इसका ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा। ओके, तो हम त्वरण दूसरे का कौन सा आ गया, पहला भाग आ गया वेग परिवर्तन। तो इसका मतलब दूसरे का भी हम ए नंबर को काला कर लेंगे। देखो इस तरह से सर्किल, पहले सर्किल पे पूरे पे लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों ऑप्शन हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं भाई। देखें, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर जो होता है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी जो सुई वगैरह है ना, है कहाँ जा रही है, कितनी चाल बता रही है, ऐसे इस तरह। तो उसके अंदर जो मीटर हैं वो चलती हैं, तो चलते हैं तो क्या बताता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, ठीक है। तो दूरी को नापता है, ठीक है, चाल को नहीं, समय को नहीं, संवेग को नहीं, बल्कि क्या करते हैं, दूरी को वो मापता है। इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो भी ए ही आ गया। वाह क्या बात है, तीनों क्वेश्चन के आंसर ए ही बैठ रहे हैं। देखो अब ये हमारा पास इस तरह से सर्किल हम इसको काला कर दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा ये। अब हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सब समझ में आ रहा है ना आपके? क्वेश्चन नंबर 4, चाल, दूरी, समय में सही संबंध है। भाई सही संबंध आप जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी गुणा समय, ये तो गलत सूत्र है हमारे पास। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारे पास सही सूत्र आ गया है, ये वाला, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो हम इसी को अब काला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 4 का क्या करेंगे, 4 का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, ये सॉरी सबसे इधर वाला हिस्सा। और दूरी बराबर चाल बटे समय, ये गलत है। समय बराबर चाल गुणा दूरी गलत है। तो ये सारे ए सी डी गलत हैं, बल्कि बी करेक्ट आंसर है इसमें। तो इसका मतलब है चौथे का हम क्या काम करेंगे, चौथे का हम बी को हम करेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ये बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। देखो बहुत अच्छे ढंग से आपने भरना सीख रहे होंगे इसको, ठीक है। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बल का मात्रक क्या है? देखो भाई,
बल का मात्रक बताएंगे हम। 5वां क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक हमने देखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सेम ही गलत है, मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है, इसमें से कोई नहीं, ये भी तो गलत है। ये लंबाई या दूरी नापते हैं इससे, भाई न्यूटन है इसका मात्रक। क्या है इसका मात्रक? न्यूटन। तो 5 में का ए आंसर सही है इसका। तो 5 में पा जाएंगे हम आंसर शीट में, ठीक है। 5 में का ए, तो ए आपके पास ही हो गया 5 में का ए। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। देखो मैं उसमें इसलिए नहीं भर रहा हूँ, वो वाली सीट भी थी मेरे पास, उसमें कुछ फिल करे हुए थे, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं भर रहे हैं, इस वाली को नहीं भर रहे हैं। हम जो सीट हमने नहीं ले रखी है, इस सीट को पहले से आप भरेंगे सारे के सारे, उसके बाद इधर हम उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आज हम सिर्फ आंसर फिल करना सिखा रहे हैं। पीछे वाली सीट को हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले दे रखें, मैं आई बटन पे ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ से भी आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, और हम 6 में देख रहे हैं क्या कि किसी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो इसमें 3 किलोग्राम दे रखा है और 12 न्यूटन दिया है, तो हम जानते हैं त्वरण ज्ञात करवा रहा है। तो त्वरण को किस चीज़ से लिखते हैं? मैं करूँ यहाँ पर सवाल। देखो भाई, द्रव्यमान तो दे रखा है आपका m बराबर 3 किलोग्राम, सही बात है ये, और फिर उसके बाद 12 न्यूटन, तो F बराबर तो हो गया बल, कितना हो गया ये बल? F बराबर 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, और A का मान ज्ञात करवा रहा है। और आप जानते हो पहले से ही कि F बराबर m गुणा A, ये संबंध होता है। ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है भाई, ठीक है। तो मैं 12 लिख रहा हूँ इसके नीचे। F की वैल्यू 12 दे रखी है, m दे रखा है 3, ठीक है, ये 3 है ये, गुणा A, तो 3 आ जाएगा इसके नीचे 12 के नीचे, तो 12 बटे कितना हो गया ये 3, तो 3 चौक 12, तो A का मान कितना आ गया 4। इसको सही ढंग से लिखने कैसा आएगा? तो मीटर, क्योंकि त्वरण का मान, ये त्वरण है भाई, अच्छा ये क्या है? त्वरण, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। तो त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई? 36 गलत है भाई, 15 गलत है, 9 भी गलत है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका लास्ट का आंसर सही है, ये वाला डी ऑप्शन सही है। तो डी पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर निशान लगाने के बाद क्या काम करेंगे? यहाँ निशान जरूर लगाना है आपको, ठीक है। डी के बाद क्या करेंगे? हम इस पर भी आएंगे और फिर छठे का डी आंसर लगा देंगे, छठे का डी आंसर, इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। ये क्लियर, समझ में आ गया? ये हमने काला कर दिया। अब 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहलाता है? तृतीय नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का, देखो जड़त्व का नियम जो होता है वो पहला नियम होता है, ठीक है, प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और ये फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं उसी को ही। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्योंकि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही दूसरी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसको क्रिया और इसको प्रतिक्रिया, इसलिए तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं। तो आइए, इसका 7 नंबर का कौन सा सही हो गया? फिर बी आंसर सही हो जाता है। कौन सा? बी आंसर सही हो जाता है। तो 7 का हम बी आंसर सही कर लेते हैं। इस पर सर्किल लगाएंगे, इस तरह से सर्किल को कंप्लीट करने के बाद फिर अंदर की तरफ जाते हैं तो एकदम काला हो जाता है, ठीक है। अब हम अगला हिस्सा देख लेते हैं, अगले हिस्से में चले जाते हैं हम। चलो हम कर लेते हैं, हाँ ये खंड ख है, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, आयतन का एसआई मात्रक है। भाई एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय में क्या इसका मात्रक है, ये हम देख लेते हैं। देखो भाई, 3 विमाएँ होती हैं आयतन में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती नहीं होती है, तो 3 विमाओं का मतलब 3 घात होगी। मीटर की घात 2 गलत है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है, और मीटर की घात 3, ये 3 वाला जो है वो
आयतन का मात्रक है। मीटर सिंगल हो गया, सेमी अलग हो गया, ठीक है, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया, ये डबल हो गया। तो 3 विमाएँ होती हैं आयतन में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए इसकी मीटर की घात 3 इसका आंसर सही होगा। और ये होगा आपका 8 का 8वां क्वेश्चन सही, 8वें का बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं 8वें का बी को हम करेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको भरना है अपने कॉलेज में आराम के साथ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो इस चक्कर में ये। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। गर्मी में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? गर्मी में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? देखो भाई, ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं। जब घड़ा होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा क्या पानी की बूंद बाहर निकल जाती है। इस तरह से पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलती है तो यहाँ से ऊर्जा लेकर के निकलती हैं। तो यहाँ ऊर्जा निकलती हैं तो यहाँ ऊर्जा की कमी हो जाती है, यहाँ पर इसलिए शीतलता आ जाती है, और वो होता है ऊर्जा लेकर के वो वाष्पित हो जाती हैं। ठीक है, ये वाष्पित हो जाती हैं, इसलिए वो वाष्पीकरण कहलाता है यहाँ पर। तो ये वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, विसरण के कारण नहीं, ताप के कारण नहीं, बल्कि वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। तो 9 का ए नंबर सही बैठा। फिर हमारा 9 का ए नंबर पर हम टिक कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम देखेंगे 9वें के ए नंबर को हम काला कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा सब कुछ आपके? क्यों भाई, दो चीज़ हम भर रहे हैं इस समय, हम टिक भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं आपको, और यहाँ पर काला भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कुछ रह ना जाए इसलिए देख लें भाई। अच्छा, हाँ, फिर आगे देखेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। घनत्व का सही सूत्र है। देखिए भाई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि ये रेशियो जितना ज़्यादा आएगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, वो जितना आयतन कम होगा और द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो फिर इसका मतलब उसका घनत्व ज़्यादा होगा। तो घनत्व का जो सूत्र है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, याद रखें, करेक्ट सूत्र यही है इसका, करेक्ट आप रट लें अच्छे ढंग से। ठीक है, घनत्व बराबर आयतन बटे द्रव्यमान, बहुत कन्फ्यूजन करेंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणा आयतन, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन हमारा यही ठीक बैठ पाएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ए में हम काला करेंगे, 10 का ए काला करेंगे, ये वाला हिस्सा। देखो, पहले सर्किल को हम लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सर्किल को काला करते हैं। आउटलाइन बहुत ही बढ़िया ढंग से करना चाहिए आपको, और फिर ये हो गया आपका सर्किल काला हो गया। ओके, फिर हम आगे करते हैं। ये भाई थोड़ा सा फैल गया है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आ जाते हैं। आपको दो तरह से करना है, अच्छा, टिक भी करना है और वहाँ पर ब्लैक भी करना है। ओके, समझ में आ गई बात? नहीं आ रही है तो इस तरह से हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्न में पदार्थ है। देखो भाई, पदार्थ क्या चीज़ होती है? जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो प्रकाश तो स्थान तो घेरता है, लेकिन द्रव्यमान तो नहीं होता। इसका मतलब ये पदार्थ नहीं है। विचार तो विचार ही है, उसमें कहाँ हमारे मन में क्या बात चल रही है ये कोई जान रहा है क्या? ये तो विचार है। ठीक है, तो इसमें कोई वजन थोड़ी है, कोई द्रव्यमान थोड़ी है, जगह थोड़ी घेर रहा है ये। ठीक है, तो इसकी भी ये भी कैंसिल है पदार्थ, ये भी नहीं है पदार्थ, ये भी पदार्थ नहीं। स्नेह, प्यार, लव, ये भी पदार्थ नहीं है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अब जगह तो भाई कुर्सी घेर रही है, तो इसका मतलब कुर्सी में वजन भी है, द्रव्यमान भी है, तो कुर्सी एक पदार्थ है। ठीक है, यही पदार्थ है। तो इसका 11 का हमारे पास ऑप्शन बैठता है डी नंबर। तो 11 का हम डी सही कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना? 11 का हम डी नंबर को सही कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 11 का डी नंबर सही। तो पहले हम बाहर की आउटलाइन को ही सही कर लेते हैं, को बाहर की आउटलाइन करते ही हम अंदर काला कर लेते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, नहीं इस तरह से काला आराम से टेबल पे बैठ कर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 कर लेते हैं। अब देखो लिखा है 12, समांगी मिश्रण को कहते हैं। भाई समांगी मिश्रण में कोई भी कण एक दूसरे में बहुत ही बढ़िया ढंग से घुल जाते हैं, पता नहीं चलता उनका, आर पार नहीं देख। ठीक है, आर पार हम जैसे नमक और पानी का घोलता आर पार आराम से देख सकते थे उसमें। तो निलंबन का मतलब है इसमें कण रह जाते हैं, दिख जाता है, छन जाते हैं, छाना जा सकता है। तो वो तो समांगी मिश्रण होता नहीं है ये वाला। और विलायक वो है जिसमें ये चीज़ घुली जाती है, जैसे पानी विलायक था जिसमें नमक आराम से घुल गई थी। तो विलयन, तो समांगी मिश्रण जो होता है वो विलयन होता है भाई।
ठीक है नहीं। जैसे नमक और पानी का घोल था या चीनी और पानी का घोल था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर बैठता है आपका वो सी बैठता है। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो ये आपका सी आंसर सही हो गया। तो चलो सी को भी टिक कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमारे पास 12 का सी ऑप्शन सही है, तो आपको सी पर ही काला करना चाहिए। सी को काला हम कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं बचा, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पदार्थ की कौन सी अवस्था में कण बहुत पास पास होते हैं। देखो भाई, आप जानते हो कि बहुत दूर दूर जो कण होते हैं, सबसे ज़्यादा दूर होते हैं कण, वो गैस में होते हैं। किस में होते हैं? गैस में होते हैं। और उससे पास पास जो होते हैं वो द्रव में होते हैं। किस में होते हैं? द्रव में। और ठोस में तो वही बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, बिल्कुल सटे हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास पास में, तभी तो वो ठोस कहलाता है, तभी तो उसे नहीं काट पाता है कोई, ठीक है, आसानी से नहीं कटता है, आसानी से इसको काट नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा कण पास पास होते हैं द्रव, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये बात आपसे पहले भी वीडियो में जान चुके हैं, पहले भी आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं खास। तो क्या है, पदार्थ कौन सी अवस्था में कण बहुत दूर बहुत पास पास होते हैं? वो है ठोस। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसके अगले वाले खंड में आ जाते हैं भाई। वो है हमारा बायो वाला खंड। ओके, बायो वाले खंड में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर हम इसका 14 नंबर को देख लेते हैं, क्या है। 14 नंबर हमारे पास, जाइलम और फिलोयम में ये कैसे ऊतक हैं। जाइलम और, पहले 13 का हम काला ही कर लें, उसके बाद कर लेते हैं। 13 का आंसर कौन सा था भाई? 13 का ए आंसर था ये, ठीक है। 13 का कौन सा था? ए आंसर हमारा सही था। तो 13 को हम काला ही कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। लो भाई, 13 का हम काला कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि एक दोनों तरफ करें हम, उधर टिक कर रहे हैं तो उधर काला भी कर लें, तो ज़्यादा सही है, ठीक है। नहीं तो देर लगेगी, ध्यान भी नहीं रहेगा, इसलिए अब हम आ जाते हैं अगले वाले हिस्से में। देखो, जाइलम और फिलोयम ये कैसे ऊतक है भाई। देखो, जाइलम जो है पौधे के लिए, प्लांट के लिए जल देता है, और फिलोयम भी यही काम करते हैं, तो ले जाना काम करते हैं ये जाइलम और फिलोयम। जो रक्षी ऊतक नहीं है ये, दृढ़ ऊतक भी नहीं है, दृढ़ता प्रदान थोड़ी करते हैं, मृदु ऊतक भी नहीं है। तो ये संवहन, मतलब संवहन, लाने ले जाने का काम करते हैं, तो ये संवहन ऊतक कहलाते हैं। और कौन सा रह गया आंसर ऐसे आपका? 14 का डी आंसर सही है। तो 14 के हम डी पर टिक करेंगे। 14 ये है, ए बी सी, और डी पर जाकर के हम उस पूरे हैं इसको, बवल को हम काला कर देंगे। इस तरह से आपका ये काला हो गया है। ओके, अब देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखो भाई, वायु द्वारा तो खांसी, जुकाम, ये 6 रोग है, टीवी जिसको बोलते हैं, जुकाम भी है, उपरोक्त सभी भी हैं। और आजकल तो क्या फैल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, तो ये भी वायु के द्वारा फैल रहा है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? 15 का डी आंसर करेक्ट बैठ गया है। तो आइए 15 के डी नंबर को हम काला कर लेते हैं। सही बात है, 15 का डी नंबर ये हमारा काला हो जाएगा। ओके, इस तरह से काला कर रहे हैं, ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 16वां क्वेश्चन। रेशा उत्पन्न करने वाले पौधों में पाया जाता, जो रेशा उत्पन्न करते हैं, जैसे जूट नहीं है तो दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं, दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं, मृदु ऊतक, पेशी ऊतक नहीं। तो जो दृढ़ता प्रदान करते हैं वो दृढ़ ऊतक होते हैं, ठीक है। रेशा उत्पन्न करते हैं उसके अंदर, ठीक। तो ये दृढ़ ऊतक इसका आंसर हो जाता है। ओके, 16 का बी आंसर पे टिक करें आप। 16 का बी को लॉक करा जाए, 16 का बी, और बी को काला किया जाए। तो काला करते समय देखें, बाहर के हिस्से को हम सबसे पहला काला करते हैं इस तरह से, और फिर अंदर तो काला हो ही जाएगा, ठीक है। काला बॉल पेन लेकर के जाएंगे आप आराम से। तो बस यही तो 20 क्वेश्चन है, आराम से आप फिल कर ही देंगे इन्हें। अब हम 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। देखो भाई, कंकाल में तो होती नहीं है, ठीक है। पेशी कोशिका ये भी छोटी होती है, ये भी गलत है।
ये भी गलत है। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है। तो हमारा आंसर 17 का हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट बैठ गया। 17 का सी नंबर। देखो बाहर की लाइन को, आउटलाइन को ही हम सही कर रहे हैं, उसके बाद इसका ये हो गया सही। ठीक है भाई। देखो इसके बाद हम 18 तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते। देखो भाई तंत्रिका ऊतक ये माइंड से संबंधित है। ठीक है, मस्तिष्क जो बनता है वो तंत्रिकाओं से ही बनता है। मेरु रज्जु है वो भी तंत्रिका, क्योंकि रज्जु है, रज्जु में सभी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाल में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और तंत्रिका में भी ये तंत्रिका पाई जाती है। तो 1 2 3 इन सब में तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं। इसमें भी, इसमें भी, इसमें। लेकिन कंडराओं में, कंडराओं होती क्या है? कंडराओं जो हड्डी होती हैं, जो जोड़ होते हैं, हड्डी से हड्डी जो जुड़ती है वो उनको जोड़ने का काम यही करते हैं कंडराओं। तो इसमें तंत्रिका ऊतक नहीं पाए जाते। तो 18 का जो डी ऑप्शन होगा वो ही करेक्ट होगा। 18 का डी सही है। तो 18 के डी पर आप ब्लैक कर लीजिए। 18 का डी, तो 18 का डी आप लिया। आज मैंने आपको सबको भरना भी सिखा दिया। ठीक है, आप किस तरह से भरेंगे। तो कोई इजी है, बहुत मज़ेदार है, आप लोग सब सीख ही गए होंगे, कोई ख़ास बात नहीं रही भाई। लो जी, आपकी 20 नंबर की परीक्षा भी आसानी से हो जाएगी अब। ओके, हम नंबर 19 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखो भाई, माइको मीन्स आप रट लीजिए इसको। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटी कोशिका, सबसे छोटी। दृढ़ कोशिका बड़ी है, तंत्रिका कोशिका तो सबसे ही बड़ी है, आप अभी पढ़ा। तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है, अमीबा है, ये चीज़ है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका कहलाएगी, माइकोप्लाज्मा। सही है, सही बात है नहीं भाई। अब हम इसको भी कर लेते हैं। 19 का हमारा ए आंसर सही है। 19 का ए आंसर को देख लेते हैं हम। 19 का ए आंसर ये हमने कर लिया। ओके, समझ में आ गया भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 और वो 20 क्या है देखें। निम्न कोशिका अंगों में कौन अर्धपारगम होती है? अर्धपारगम का मतलब है आर पार दिखाई दे जाना, तो पारगम हो जाएगी पूरी तरह से, मतलब आर पार सब कुछ दिखाई दे जाएगा, लेकिन कम कम दिखाई दे, कम कम चीज़ें पार हों उसमें। तो कोशिका भित्ति नहीं होती भाई, कोशिकांग नहीं होता, केंद्रक नहीं होता ऐसा। तो कोशिका झिल्ली होती है। तो झिल्ली ऐसी होती है जिसके आर पार कम चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो अर्धपारगम होते हैं, मतलब कम आर पार चीज़ें कम जाती हैं। तो इसका मतलब हमारा 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फिर? ये झिल्ली नुमा होता है। ठीक है, तो ये 20 का बी आंसर सही है। तो 20 का बी आंसर आपको इस तरह से सही हो जाता है और आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे भाई। ठीक है, आपसे आते हैं आंसर, तो मैं समझता हूँ आप कवर करिएगा इस वीडियो को और पिछली वीडियो को देख करके। और उससे पहले मैंने ये पूरी सीट भरना सिखाई है। सीट कुछ इस तरह से मैंने पहले भरी थी, आपको याद आ गया होगा। देखो इस तरह से कुछ चीज़ मैंने भरी थी ये सीट, और आज मैंने इसके क्वेश्चन भी नीचे वाले करवा दिए। ये सब सीट मैंने भरना सिखाई थी आपको, और इसके नीचे आज मैंने ये वाली चीज़ें भरना सिखाई। ठीक है, ये इसलिए छोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें उस दिन हमने भरवा दिए थे, तो आज हम दोबारा इसको रिपीट नहीं, इसलिए हमने नई सीट यहाँ से स्टार्ट की है। ओके, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।